हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेट। ज्योग्राफी का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, जब हम स्ट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक और बात मैं करना चाहूँगा, दैट इज़ कैनाल। कैनाल इज़ टोटली सिमिलर टू आवर स्ट्रेट्स। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक ही है कि जो स्ट्रेट्स है ना, स्ट्रेट्स आर सपोज टू बी नेचुरली फॉर्म्ड, लेकिन जो कैनाल होते हैं वो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं। आ रही बात समझ में? एक ही डिफरेंस है कि स्ट्रेट जो है वो नेचुरली बना हुआ होता है, नेचुरल पाथ होता है, नेचुरल वे होता है, लेकिन जो हमारा कैनाल होता है वो हम बनाते हैं खुद से। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा कहानी आपको बताता हूँ कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। तो होता क्या था ना कि अगर नॉर्थ अमेरिका, यूएसए को कुछ भी भेजना है, हमारे यूएसए का ही दो पार्ट है, ठीक है, और इतना बड़ा कंट्री है, तो अगर यूएसए को इस तरह से सोचिए कि फ्लोरिडा से किसी चीज़ को सैन फ्रांसिस्को भेजना है, ठीक है, तो वो कैसे जाएगा? वो जाएगा पूरा साउथ अमेरिका घूमते हुए इधर से। मैं बात कर रहा हूँ 1914 से पहले की, जब तक कि हमारा क्यों पनामा कैनाल नहीं बन के तैयार हुआ था। तो यूएसए को बड़ी दिक्कत होती थी कि अरे भाई, अब सामान भेजना है तो कम से कम 30 दिन लग जाते थे उसको जाने में। कहाँ पे? अपने ही कंट्री में मूव करने के लिए। अब सोच, वो चाहता था कि कोई छोटा रास्ता हो, और वहां पे उसे दिख रहा था ये पनामा का एक ऑप्शन कि यहाँ पर वो चाहता था काट के कैनाल बना दे। तो बाद में जाकर के 1904 में, जो समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट थे। तो उसने पनामा कैनाल को बनाने के लिए एक ट्रीटी साइन की, और तब जाकर के ये बना। और अब जो है, ये जो पूरा चक्कर था 30 दिन का घूम के जाने का, वो खत्म हो गया। अब वो सीधा ही यहाँ से पनामा कैनाल से चले जाते सामान को लेकर के। तो कैनाल, समझ में आ रही बात कितना इंपॉर्टेंस रखती है? तो ये कैनाल बनाया गया, समझ में आ रही बात, नेचुरली नहीं था। उन्होंने क्या किया, ये इस्तेमाल पनामा को काट के पनामा कैनाल बना दिया। हम तो यही करते हैं ना, काटते पीटते रहते हैं। चलिए, तो समझ में आ गई बात कि कैनाल और स्ट्रेट क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला जो है आज के लिस्ट में वो कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ना, वो चाइना के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द है, ठीक है, और हमारे इंडिया के लिए थोड़ा सा एडवांटेजेस तो जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है, यह सेपरेट करता है किसको? मलेशिया को इंडोनेशिया से, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो नैरो पैसेज आप देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन चेंज करके वो दे देता है मलेशिया की जगह पर सिंगापुर, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सिंगापुर जो है वो बिल्कुल बगल में ही है मलेशिया के, ठीक है। तो ये जो है पाथ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, समझते हैं। ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कि शॉर्टेस्ट वे एक्चुअली में, जो कि कनेक्ट करता है हमारे मिडिल ईस्ट को किससे? साउथ चाइना सी से, ठीक है। और समझिएगा कि मिडिल ईस्ट जो है वो हैविली डिपेंड करता है किसी पे? ऑयल एक्सपोर्टिंग पे। एट द सेम टाइम जो डेवलप्ड कहे जाने वाली कंट्री है, चाइना और जापान, वो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज है, ठीक है। तो उसका जो भी ऑयल आता है वो इसी रास्ते से तो आता है। समझ में आ रही बात? एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला था कि चाइना जो है ना, अपना जितना भी ट्रेड करता है उसका 67% ट्रेड वो इसी रास्ते से करता है, और 80% क्रूड ऑयल जो है वो इसी रास्ते से चाइना की तरफ जाता है। तो समझिए कि कितना ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है चाइना इस रास्ते पे, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे, जो इतना नैरो सा पैसेज है। और वो हमारा जो इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसके पास पड़ता है, और वहाँ पर हमने अपने मिलिट्री को हैवली डिप्लॉयड कर रखा है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कंट्रीज है वो चाइना के कोई भी पार्टनर नहीं है। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जियो पॉलिटिक्स। तो अब चाइना परेशान हो गया। चाइना ने सोचा कि अरे, ये अगर इस रास्ते को किसी ने चोक कर दिया, समझ रहे हैं इस बात को, बंद कर दिया, तो फिर तो हमारी बिल्कुल इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, और बिल्कुल आ भी जाएगी, सच है। तो इसके लिए उसने अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू किए, और चाइना के पास पैसा तो है ही, तो उसने बहुत सारे कॉरिडोर्स डेवलप किए, और उसने पाकिस्तान का सहारा लेना शुरू किया। अब देखिए, ये समझिए कि पाकिस्तान भी बहुत ज़रूरी है चाइना के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, चाइना को भी पाकिस्तान से फ़ायदा होता है। अगर चाइना यहाँ से ऐसे मलक्का स्ट्रेट से होते हुए जाता है मिडिल ईस्ट में कोई भी सामान को बेचने के लिए या फिर ऑयल लेके आने के लिए, तो उसे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और बहुत टाइम भी लगता है। लेकिन इसी के बदले अगर वो ऊपर से पाकिस्तान से होते हुए जाता है और ईरान से लेके आता है चीज़ों को, तो उसे बड़ा ही सस्ता पड़ेगा।
तो इस वजह से उसने पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर को शुरू किया, उसने चाइना म्यांमार कॉरिडोर को शुरू किया, और इससे भारत पे वो दबाव भी बनाना चाहता है थोड़ा सा। और साथ ही साथ अब एक नई चीज़ ये भी हो गई कि थाईलैंड ने थाई कैनाल डेवलप करने की बात कही है। अपने कंट्री के बीच से उसने कहा कि हम आपको देते हैं रास्ता कि आप यहाँ से एक कैनाल बना लीजिए। और चाइना तो ऐसे मौके की तलाश में रहता ही है, तो चाइना ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम शुरू कर देंगे। लगभग लगभग 28 बिलियन डॉलर के आसपास कुछ पैसे खर्च होंगे, और इसमें वो 102 किलोमीटर का वो सोच रहे हैं कि कैनाल ऐसे बनाए थाईलैंड के बीचों बीच। आ रही बात समझ में, जिससे कि अब वो बिल्कुल चैलेंज कर देंगे किसको, मलाक्का स्टेट को। इवन सोचो कि मलाक्का स्टेट से भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हो जाएगा उसको, है ना। जो जितना दूर वो घूम के जा रहे थे, 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो हो रहा था पहले, अब वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा चाइना से, बिल्कुल सीधा आ जाएंगे वो इंडियन ओशन में। तो वो काउंटर करने के पूरे सारे प्रबंध करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है, 10 साल का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये मलाक्का स्टेट समझ में आई बात कि मलाक्का स्टेट जो है वो इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से, और इस पर पूरी तरह से डिपेंड है चाइना और जापान जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा लिस्ट में वो है बाब-एल मंदेब। क्या नाम है? बाब-एल मंदेब। बाब-एल मंदेब क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि अरेबिक में है। क्या है ये? अरेबिक, याद रखिए अरेबिक, बाब-एल मंदेब। तो इसका मतलब होता है दुखों का द्वार। क्या होता है? द गेट ऑफ सोरो, द गेट ऑफ सोरो, मतलब दुखों का द्वार। क्यों दुख? क्या है भाई? दुख ये है कि अगर यहाँ पर आपके का जहाज चला गया तो अब आप सीधा पहुंच जाएंगे जहन्नुम में। मतलब कि बहुत ही तंग रास्ता है, बहुत ही टाइट रास्ता है, और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है सेलर्स के लिए। समझ में आ रही बात? तो ये है कहाँ पे? ये है, अगर आप गौर से देखेंगे तो जो अरबिक कंट्रीज है ना, उसको सेपरेट करता है अफ्रीका से। ठीक है, पहले फंडामेंटली समझ लेते हैं। जो अरेबिक कंट्रीज है ना, यमन हो गया, उसको सेपरेट करता है ये अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री एरिट्रिया हो गया, आ रही बात में, जिबूती हो गया, तो ऐसे कंट्री को सेपरेट करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यमन को सेपरेट करता है किससे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। किससे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। आ रही बात समझ में? ये जो आगे उठा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सेपरेट करता है यमन से। यमन का कैपिटल कहाँ पे? साना। क्या नाम? साना। याद रखिए आप इन चीज़ों को। तो इन दोनों को सेपरेट करता है, अरेबिक कंट्रीज को सेपरेट करता है अफ्रीका से। ठीक है, अच्छा, तो कनेक्ट किसको करता है? कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से। किससे कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से कनेक्ट करता है, और इवेंचुअली ये जाकर के स्वेज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन तक चला जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बाब-एल मंदेब। बाब-एल मंदेब, बाब-एल मंदेब जो है वो गल्फ ऑफ ईडन को कनेक्ट करता है रेड सी से, और उससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो स्वेज कैनाल जो कि इजिप्ट के बगल से निकलता है, वो हमें मेडिटेरेनियन सी तक लेके जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सोचिए कि अगर इंडिया को कुछ भी भेजना है मेडिटेरेनियन में या यूरोप में, तो किधर से भेजेंगे? वो इधर आएंगे, मुंबई आएंगे, मुंबई से फिर वो जाएंगे हमारे बाब-एल मंदेब के थ्रू गल्फ ऑफ ईडन से, फिर रेड सी में, फिर स्वेज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन में चले जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत ही बिजी, आप तो जानते हैं स्वेज कैनाल के बारे में जब बात हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बाब-एल मंदेब। किसके बीच में है? ये अरब कंट्री को सेपरेट करता है, यमन को सेपरेट करता है किससे? जिबूती से। आ रही बात? अच्छा, जहां पर भी आप ऐसे पोर्ट के बारे में देखेंगे ना, चाइना वहां पे बहुत इंटरेस्टेड है। ये उसकी जियोपॉलिटिक्स से समझिए। अभी जिबूती में वो एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, तो जिबूती में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये समझिए क्यों, कि वहाँ पर एक पोर्ट है। जहाँ पर भी आप पोर्ट देखेंगे ना, तो मैंने आपको बताया कि चाइना वहाँ पर लग जाता है। तो ये भी उनका एक तरीका है काम करने का। चलिए, तो ये हमने देख लिया बाब-एल मंदेब। अच्छा, इसके बाद जो हमारा लिस्ट में है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर स्ट्रेट की बात हो और जिब्राल्टर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वन ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब कि ऐसा कौन सा होगा जो दो कंटिनेंट को सेपरेट करेगा? मात्र 14-15 किलोमीटर का विड्थ है इसका। सोचिए कि ये जो है आपका मोरक्को है, और ऊपर जो है वो क्या है? हमारा स्पेन। दोनों के बीच में 14-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन दो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, और उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत बार ट्राई किया इन लोगों ने कि इसके ऊपर कोई ब्रिज बना दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में, जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से। किससे? मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से, और सेपरेट करता है अफ्रीका को यूरोप से। तो या तो आपको ऐसे बोल सकता है कि अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट कौन करता है, या फिर वो ये बोल सकता है कि स्पेन को मोरक्को से सेपरेट कौन करता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है कि स्पेन को मोरक्को से सेपरेट कौन करता है। तो हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अच्छा, समझिए इस बात को कि दो कंट्रीज है जो अच्छी खासी कंट्रीज है, मोरक्को और स्पेन। इस दोनों के बीच में एक कोई स्ट्रेट है और उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। हाउ स्ट्रेंज इज दिस? ये कहाँ, जिब्राल्टर कहाँ से आ गया? क्या है ये जिब्राल्टर? तो समझिए इस बात को, यहाँ पर आपको दिखेगी कि सुपरमेसी ऑफ यूके। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिपोक्रेसी ऑफ यूके। उन्होंने क्या किया है कि यूके का एक फॉरेन टेरिटरी आप कह सकते हैं, वो है यहाँ पर जिब्राल्टर। छोटा सा है, बहुत बगल में है, दूर में जाकर के, पास में भी नहीं, थोड़ा सा दूर में है इससे। तो उसके नाम पर ही रख दिया है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। समझ में आ रही बात? और उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, हमने उस कंट्री के नाम, उस जगह के नाम पे नहीं रखा है, हमने तो वहां पर वो एक पत्थर है बड़ा सा, कुछ भी खास नहीं, कुछ भी यूनिक नहीं है उसके उसमें। उस पत्थर का नाम है रॉक ऑफ जिब्राल्टर। क्या नाम है? रॉक ऑफ जिब्राल्टर। तो कब उस रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम पे हमने इस स्ट्रेट का नाम रख दिया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। लेकिन हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम पर हर जगह जितनी सुपरमेसी किसकी थी? यूके की थी, और हर जगह वो अपनी मनमर्जी ही करते थे, जहां पर जो मनमर्जी है वो नाम रख देते थे। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो जिब्राल्टर रॉक के नाम पर पड़ गया है। समझ में आ रही बात? मोरक्को और स्पेन को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर।